अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सीरिया के अंदर डेवलपिंग जो सिचुएशन है उस पर बात करेंगे और बात करेंगे कि इसका जो मिडल ईस्टर्न रीजन है और जो रीजनल पावर्स हैं उन पर क्या इम्पेक्ट हो सकता है और कैसे ये इसराइल की जो एक ग्रेटर इसराइल का ड्रीम है उसको सर्व करती है। व्यूअर्स, आपको मालूम ही होगा कि प्रेसिडेंट बशारुल असद की हुकूमत को, उनकी गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर दिया गया है सीरिया में, और ये सब जिसने किया है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है HTS। उसको HTS भी कहा जाता है। हयात तहरीर अल शाम के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन जानी जाती है, जो कि मोहम्मद अल जुलानी ने बनाई। अब व्यूअर्स, ये मोहम्मद अल जुलानी कौन है और ऐसा क्या हुआ कि विद इन अ वीक हमें ये सुनने को मिला कि सीरिया में एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिबेलियन स्टार्ट की है और एक वीक के अंदर अंदर उन्होंने गवर्नमेंट को टॉपल डाउन भी कर लिया। फिर ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत ही मशकूक सी बात लगती है कि कैसे कोई एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन और एक ऐसी कंट्री में जहाँ इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन भी नहीं की जा रही थी, कोई ऐसे हालात मीडिया पे सामने नहीं आए थे कि सीरिया के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है, वहाँ अचानक विद इन अ वीक ऐसा कैसे हो गया कि जो एक सेटल्ड गवर्नमेंट थी उसको टॉपल डाउन कर दिया गया। व्यूअर्स, ये जो एक वीक का एक शॉर्ट सा ऑपरेशन था जिसके अंदर बशारुल असद की गवर्नमेंट को टॉपल डाउन किया गया, ये इसकी ड्यूरेशन जो है वो इस ऑपरेशन को सस्पिशियस बनाती है। अगर हम HTS ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और मोहम्मद अल जुलानी की बात करें तो बेसिकली मोहम्मद अल जुलानी जो थे ये अलकायदा के एक फॉर्मर कमांडर थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मोहम्मद अल जुलानी ने अलकायदा से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ओवर सम डिफरेंसेस अलग कर लिया और HTS के नाम से, हयात तहरीर अल शाम के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब व्यूअर्स, सोचने की बात यह है कि इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को, HTS को अलकायदा से अलग क्यों किया। अब व्यूअर्स, अब एक और बड़ी जो हैरान कर देने वाली बात है कि अगर हम कुछ अरसा पहले या कुछ साल पहले की US के जितने भी मैगजीन्स थे, जितने भी न्यूज़पेपर्स थे, उनकी बातें अगर हम देखें, उनकी न्यूज़ देखें हम अगर, तो वहाँ पे मोहम्मद अल जुलानी को एज अ टेररिस्ट हमेशा से नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन अभी जो ऑन गोइंग ऑपरेशन है या ये जो रिबेलियन हुआ, इसमें US या वेस्टर्न मीडिया जो है वो इनको एज अ रेबल पोर्ट्रे कर रहा है इंस्टेड ऑफ अ टेररिस्ट। तो ये भी इस ऑपरेशन को और इस जो एक्टिविटी बशारुल असद के ख़िलाफ़ हुई इसको मज़ीद सस्पिशियस बनाती है। व्यूअर्स, अगर हम बशारुल असद की गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट बशारुल असद को रशिया और टर्की की सपोर्ट हासिल थी। इसके साथ साथ बीइंग एन अलवी शिया, वो ईरान के भी बहुत ज़्यादा करीब थे और ईरान की भी बशारुल असद गवर्नमेंट को सपोर्ट हासिल थी। व्यूअर्स, ओवर द ईयर्स बशारुल असद को ईरान, रशिया और टर्की मिलिटरली, डिप्लोमेटिकली और इकनॉमिकली सपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अभी जो डेवलपिंग सिचुएशन है इसको देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है कि कहीं ना कहीं रशिया भी इस चीज़ के लिए रज़ामंद था कि शाम में जो रेबल्स हैं या मोहम्मद अल जुलानी की जो ऑर्गेनाइजेशन है कि वो बशारुल असद की इस गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर दे। और अगर हम बशारुल असद को देखें और उनकी तरफ से जितनी भी एक्टिविटीज़ की गई इस ऑपरेशन को काउंटर करने के लिए उनको देखें, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है कि शायद बशारुल असद वाज आल्सो रेडी कि वो अब मज़ीद सीरिया में अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। व्यूअर्स, अगर टर्की की बात की जाए तो टर्की ने भी इस दफ़ा बशारुल असद की कोई हेल्प नहीं की, बल्कि इसके बरअक्स इस दफ़ा टर्की ने SNA, सीरियन नेशनल आर्मी के नाम से एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट किया। ये ऑर्गेनाइजेशन भी HTS के पैरेलल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस में मुलव्वस थी। तो व्यूअर्स, अगर बात की जाए तो हमें ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि सीरिया की इस तमाम सिनेरियो को अगर हम देखें, इसको स्टडी करें, तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि चाहे वो टर्की हो, रशिया हो या ईरान हो, वो कहीं भी सेक्टेरियन इश्यूज़ की बेसिस पे या रिलीजन की बेसिस पे सर्व नहीं कर रहे और किसी को परमानेंट इराए के तौर पे नहीं देखते, बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कहा जाता है कि हमेशा इंटरेस्ट जो है वो परमानेंट रहता है, फ्रेंड्स और फोर्स कभी भी परमानेंट नहीं रहते, वही नैरेटिव हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। आल्दो बशारुल असद सीरिया की एक माइनॉरिटी शिया सेक्ट से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट है और उनकी जो ख़ानदान की गवर्नमेंट है वो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के करीब सीरिया में रही। लेकिन इस सारी गवर्नमेंट के बावजूद और इस सारे टेन्योर के बावजूद इस ऑपरेशन में ईरान ने बशारुल असद की इस गवर्नमेंट को सेक्रीफाइस कर दिया।
दूसरी तरफ अगर हम रशिया की बात करें तो ऑल्दो बशारुल असद इस वक्त मॉस्को में मौजूद हैं और वहाँ पे रशिया ने उनको असाइलम भी दे दिया है, लेकिन देखा जाए तो रशिया ने कोई भी ऐसे ऑपरेशन नहीं किए अगेंस्ट HTS जिससे ये कहा जा सके कि उन्होंने अपने इलाके को महफूज करने की कोशिश की है। व्यूअर्स, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए ये लगता है कि कहीं ना कहीं रशिया, टर्की और ईरान और इवन बशारुल असद खुद भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए रेडी थे कि वो सीरिया में किसी रिबेलियस ग्रुप को गवर्नमेंट करने देंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक बहुत ही हैरानकुन चीज़ हमें नजर आती है कि विद इन फ्यू आवर्स ऑफ दिस ऑपरेशन और टॉपलिंग डाउन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बशारुल असद, इसराइल ने सीरिया पे अटैक्स करने स्टार्ट कर दिए और इन वायलेशन ऑफ 1974 डिसएंगेजमेंट ट्रीटी जो कि UN ने साइन करवाई थी मिडल ईस्टर्न रीजन में, उसकी वायलेशन करते हुए इसराइल ने गोलान हाइट्स के कुछ एरियाज़ पे कब्ज़ा भी कर लिया है। इसके अलावा इसराइल कंटिन्यूसली सीरिया के डिफरेंट एरियाज़ पे बम्बार्डमेंट कर रहा है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इसराइल की इस बम्बार्डमेंट को ना तो रशिया काउंटर करने के लिए रेडी है, ना ईरान, ना ही टर्की। तो कहीं ना कहीं ये इसराइल के ग्रेटर इसराइल की ड्रीम को भी सर्व करता है और ये बहुत से एनालिस्ट और बहुत से ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि HTS के पीछे कहीं ना कहीं इसराइल और US की जो लॉबी है उनका भी हाथ है। अगर हम मोहम्मद अल जुलानी की रीसेंट स्टेटमेंट्स की बात करें तो उन्होंने भी अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि हम तमाम दुनिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं, इंक्लूडिंग इसराइल। तो इस स्टेटमेंट से और जो डेवलपिंग सिचुएशन है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रेट पावर्स के दरमियान भी कोई ऐसी डील हुई है और कहीं ना कहीं USA और इसराइल आर एट द बैक ऑफ दिस रिबेलियन अगेंस्ट द बशारुल असद रजीम। तो HTS ने जो ये कब्ज़ा किया है सीरिया पे, अगर हम इसको देखें तो पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और जितना भी ये साउथ एशियन रीजन है, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो बशारुल असद की इस गवर्नमेंट के जाने पे खुश हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि सीरिया में बशारुल असद ने जितने भी नॉन शियास थे उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया, चाहे वो वहाबी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते थे या सुन्नी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते थे, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे भी ऐसी बहुत सी वीडियोस देखते हैं कि कई ऐसे प्रिजन्स अभी डिस्कवर हुए हैं जहाँ पे लाखों की तादाद में लोगों को पॉलिटिकल कैदी बना के रखा गया था और उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था जो ह्यूमन राइट्स की खुलेआम वायलेशन है। तो व्यूअर्स, अगर हम इस सारे सिनेरियो को स्टडी करें और जो पाकिस्तान और जितने भी साउथ एशियन रीजन है इसके मुसलमानों में जो यूफोरिया है वो अगर देखा जाए रैशनली तो वो टेम्परेरी है। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि HTS के आने के फ़ौरन बाद ही इसराइल ने सीरिया पे अटैक कर दिया है और इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि HTS की इस रिबेलियन के पीछे इसराइल या USA का हाथ था। इसके अलावा US के कुछ ऑफिशियल्स ये भी कहते नज़र आते हैं हमें कि अल जुलानी एक बैड लेकिन वक्त की ज़रूरत के मुताबिक एक अच्छी चॉइस है। तो कहने का ये मकसद है कि ये जो सीरिया में रिबेलियन हुई या बशारुल असद की ये गवर्नमेंट गई, आल्दो लोग बशारुल असद के खिलाफ होने वाली इस रिबेलियन को ह्यूमन राइट्स नज़र से देखते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं इसराइल के ग्रेटर इसराइल के जो प्रोजेक्ट है उसको भी सर्व करता है, उसके एम्बिशन को सर्व करता है। तो लिहाजा ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि HTS की इस रिबेलियन के पीछे इसराइल का भी हाथ हो सकता है और USA का भी हाथ हो सकता है और आने वाले वक्त में हमें शायद ये देखने को मिले कि इसराइल सीरिया पे कब्जा कर ले, जो कि मिडल ईस्ट का जितना रीजन है उसकी सिचुएशन को टोटली अल्टर कर देगा और जितना भी बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट हुआ था इन द मिडल ईस्टर्न रीजन उसको इसराइल और US लॉबी के हक में शिफ्ट कर देगा। और अगर हम बात करें कि आगे आने वाले वक्त में रशिया, टर्की या ईरान क्या करेंगे, तो अगर व्यूअर्स HTS कामयाब हो जाती है इसराइल की इस ऑक्यूपेशन को या इसराइल की इस बम्बार्डमेंट को रोकने में और ख़ुद वहाँ पे एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने में, तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि रशिया, ईरान और टर्की सेक्ट के बेस पे या रिलीजन की बेस पे उनके साथ डील नहीं करेंगे, बल्कि अपने इंटरेस्ट की बेस पे उनसे डील करेंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेट रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स, आने वाला वक्त ही हमें बताएगा कि ये सीरिया किस तरफ जाता है, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखते हुए ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में सीरिया पे इसराइल कब्ज़ा कर ले। और अगर ऐसा हुआ तो मिडल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको मज़ीद खतरात लाक हो जाएंगे, क्योंकि सीरिया के बाद इसराइल का नेक्स्ट स्टेप इराक, लिबिया या लेबनान होगा और उसके साथ साथ इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल का जो प्रोजेक्ट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देगा, जो कि अरब स्टेट्स जो कि इस वक्त ये समझ रही हैं कि शायद वो इसराइल के साथ कॉर्डियल रिलेशंस बना के बच सकती हैं, उनके लिए भी इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। व्यूअर्स, होपफुली आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप एक एस्पायरिंग राइटर हैं तो डू विजिट आवर वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़।